हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियोज़ में हमने आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में देखा था, किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, किस प्रकार से ये नॉर्मल कंक्रीट से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी बिल्डिंग्स के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं वो भी हमने देखा था। हमारे इस वीडियो में आज हम सीमेंट के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का चैप्टर था उसके अंतर्गत भी हमने सीमेंट को देखा है, पर इसमें हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे सीमेंट के बारे में। ठीक है, तो सीमेंट एक बंधनकारी यानी बॉन्डिंग मटेरियल्स है जिसका विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है। निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाला सीमेंट साधारण सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट होता है। ठीक है, अर्थात जो कंस्ट्रक्शन वर्क में हमारे पास सीमेंट यूज में आता है वो बेसिकली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी होता है। ठीक है, अब जो साधारण सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट है ये कृत्रिम सीमेंट की सबसे अच्छी किस्म होती है, यानी वेरी गुड वैरायटी है। ठीक है, इसकी आर्टिफिशियल सीमेंट की। सन 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के एक राजमिस्त्री श्रीमान जोसेफ एस्पिडेन ने सीमेंट की खोज की थी। इस सीमेंट का रंग पोर्टलैंड नामक स्थान पर खुदाई से निकले वाले पत्थरों से मिलता था, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था। ये सारी बातें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फिलहाल। तो सीमेंट एक चूनामय पदार्थ है, अर्थात इसमें जो चूना है उसका उपयोग किया जाता है। कई तरह से ये जलीय चूना यानी हाइड्रोलिक लाइम की तरह होता है, परंतु इसके गुण जलीय चूने की अपेक्षा काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, वैसे तो जो हमारा सीमेंट है ये काफ़ी हद तक हाइड्रोलिक लाइम की जैसा मिलता है, उसकी प्रॉपर्टी से मैच करता है, लेकिन फिर भी उससे काफ़ी हद तक ये अलग है और इसके प्रॉपर्टीज़ उस हाइड्रोलिक लाइम से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, अब जो सीमेंट है इसके निर्माण के लिए कौन कौन से हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं ये देख लेते हैं, यानी सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं। तो सीमेंट को बनाने के लिए हमें कई सारे पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है वो होता है चूनेदार पदार्थ, जिसे चूना पत्थर कहते हैं। इसमें 65 से 85% तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चौक का इस्तेमाल करते हैं, समुद्री घोंघे, ठीक है, क्षार अवशिष्ट इत्यादि का इसमें पदार्थ उपयोग कर दिया जाता है। यानी जो चूनेदार पत्थर हैं इसमें चूनेदार पदार्थ, तो चूनेदार पदार्थ के अंतर्गत ये 4-5 हमारी लिस्टिंग है, जिसमें चूना पत्थर है पहला तो। ठीक है, इसमें 65 से 85% तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चाक का इस्तेमाल करते हैं, समुद्री घोंघे होते हैं, क्षार अवशिष्ट, इन सब के द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा है मृतिका में पदार्थ, यानी वह पदार्थ जिनमें मिट्टी पाई जाती है या मिट्टी की अधिकता होती है। तो वह पदार्थ कौन कौन से हैं? वह हैं सबसे पहला जो ब्लास्ट फर्नेस से हमारा अवशिष्ट पदार्थ निकला होता है वो। दूसरा ये जो सेल्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, इनको लिखते हैं। फिर है थर्ड हमारा सीमेंट पत्थर, तो ये चूना पत्थर जिसमें 50% से अधिक मृतिका होती है, मिट्टी होती है, सीमेंट पत्थर कहलाता है। आप सीमेंट का वर्गीकरण करें तो सीमेंट को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारा नेचुरल सीमेंट, ठीक है, जिसे प्राकृतिक सीमेंट कहते हैं। तो ये सीमेंट ऐसे पत्थर को जलाकर या पीस कर बनाया जाता है जिसमें 20 से 40% तक चिकनी मिट्टी तथा शेष कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है और इसकी जमाव गति मिट्टी की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी मिट्टी की मात्रा अगर ज़्यादा तो जमाव गति उसके अनुसार वेरी करेगी, अर्थात अलग अलग होगी, और मिट्टी की मात्रा कम होने पर उसके अनुसार कम होगी। ठीक है, हालांकि इसकी जमाव गति मिट्टी की मात्रा पर निर्भर करती है और मिट्टी की मात्रा अधिक होने पर जमाव गति कम हो जाती है। ठीक है, इसके गुण व सामर्थ्य निम्न श्रेणी के होते हैं, अर्थात इसकी जो प्रॉपर्टीज़ व स्ट्रेंथ है वो लो होती है। ठीक है,
जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास है रोमन सीमेंट, ठीक है, मदीना सीमेंट, ये सब नेचुरल सीमेंट के उदाहरण हैं। याद रहे ये एग्ज़ाम में वाइवा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेचुरल सीमेंट के एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता देना रोमन सीमेंट या मदीना सीमेंट नेचुरल सीमेंट के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। और नेचुरल सीमेंट्स बनते किससे हैं, तो ऐसे पदार्थ से बनते हैं जिसमें 20 से 40% तक चिकनी मिट्टी होती है और शेष कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी एवं प्रॉपर्टी दोनों ही लो स्तर की होती हैं, ठीक है। और इसकी जो सेटल टाइम है यानी जमने की समय है, ये मिट्टी की उपलब्धता पर डिपेंड करती है। अर्थात अगर मिट्टी ज़्यादा होती है तो इसकी जमाव गति कम होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कृत्रिम सीमेंट, जिसे हम आर्टिफिशियल सीमेंट कहते हैं, और इसे सही रासायनिक संगठन के कच्चे माल से तैयार किया जाता है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल सीमेंट है इसमें कई सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं और उनको एक प्रॉपर रेशियो में मिला करके तैयार किया जाता है। यह सीमेंट प्राकृतिक सीमेंट की अपेक्षा काफ़ी अच्छे गुणों वाली व हाई स्ट्रेंथ वाली होती है, क्योंकि इसे तैयार करते समय पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है, यानी पूरी कंट्रोल्ड प्रोसेस के थ्रू आर्टिफिशियल सीमेंट बनाई जाती है। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्राकृतिक सीमेंट की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए साधारण सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट, शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट, अल्प उष्मा सीमेंट, ठीक है, पोजोलाना सीमेंट। हालांकि हमने 8-10 सीमेंट के टाइप्स पहले चैप्टर में देखे थे, जिसे आप देख सकते हैं। अब जो सीमेंट के घटक हैं यानी कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट, वे कौन कौन से हैं ज़रा देखते हैं। तो सीमेंट को बनाने के लिए बेसिकली हमें किन किन कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आर्टिफिशियल सीमेंट्स को तैयार करने में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जिसे कली चूना कहते हैं। इसकी मात्रा तकरीबन 62% तक होती है। उसके बाद है सिलिका SiO2, ये 22.5% के आसपास होती है। फिर है एल्यूमिना यानी Al2O3, इसकी मात्रा 5.6%, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कह देते हैं, और इसकी वैल्यू 1.8% के आसपास है। और उसके बाद सबसे अंत में जब हम पूरी प्रक्रिया समाप्त करते हैं और फाइनली सीमेंट प्राप्त करने वाले होते हैं उसे पिसाई करके, तो उसमें लगभग 0.4% के आसपास जिप्सम मिला देते हैं, जिसे कैल्शियम सल्फेट कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 मेजर कंपोनेंट हैं सीमेंट को तैयार करने के लिए। एक बार फिर से देखें, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, दूसरा सिलिका यानी सिलिकॉन ऑक्साइड, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशिया MgO और जिप्सम CaSO4। तो ये जो सीमेंट यानी आर्टिफिशियल सीमेंट के महत्वपूर्ण भाग हैं, कंपोनेंट हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे वाइवा के दौरान, तो इनको याद रखें। कौन कौन से पहले याद कर लेते हैं यहीं पर। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी कली चूना, कितना 62%। दूसरा सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका होता है, सिलिका का यानी बालू का SiO2, कितना 62.5%, ठीक है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है एल्यूमिना, ठीक है। सबसे पहला क्या था, कली चूना, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिना कितना 5.6%। उसके बाद मैग्नीशिया 1.8% और फिर जिप्सम 0.4%। तो ये मेजर कंपोनेंट हैं, इन्हें आपको अवश्य ही याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कैल्शियम 62%, सिलिका यानी SiO2 22.5%, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिना 5.6% और फिर मैग्नीशिया 1.8% और लास्ट में जिप्सम 0.4%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब सीमेंट कंक्रीट के गुण, ठीक है, क्वालिटीज़ क्या क्या हैं इनकी। तो सीमेंट कंक्रीट के अवयव हर जगह मिल जाते हैं, यानी जो सीमेंट के कंपोनेंट हैं जैसे कि कली चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर सिलिकॉन ऑक्साइड जिसे सिलिका कहते हैं, उसके बाद एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, उसके बाद मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, उसके बाद जिप्सम। ये सारे कंपोनेंट हर जगह अवेलेबल होते हैं और इनकी सहायता से हम सीमेंट बना सकते हैं, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट मिलावों की वजह से
बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है, इसी वजह से सीमेंट कंक्रीट इतनी महंगी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम सीमेंट कंक्रीट तैयार करते हैं तो उसमें केवल सीमेंट ही नहीं बल्कि कुछ अन्य चीज़ों को भी मिलाते हैं, जिससे सीमेंट कंक्रीट की कीमत कम हो जाती है। फिर इस सीमेंट कंक्रीट पर किसी भी प्रकार का वातावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही इस पर किसी प्रकार का जंग लगता है। इसके अलावा कंक्रीट का इस्तेमाल हाइड्रोलिक स्तंभों में भी किया जा सकता है, ठीक है, जैसे पुलों इत्यादि के निर्माण में। फिर एक कंक्रीट की अग्निरोधक क्षमता भी अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, यानी इसमें आसानी से आग भी नहीं लगती है, ठीक है। इसके अलावा कंक्रीट पर किसी भी अम्ल या क्षार से इसकी आयु लंबी रहती है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। अब ये क्या होती हैं? तो जब सादा सीमेंट कंक्रीट में इस्पात की छड़ें मिला दी जाती हैं, इसी को क्या कहते हैं? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसको हमने पिछले चैप्टर में देखा था। इसके बारे में भी थोड़ा सा कि जब सादा सीमेंट कंक्रीट में यानी जो सिंपल कंक्रीट है उसमें इस्पात की छड़ मिला दी जाती है तो उसे क्या कह देते हैं? प्रबलित सीमेंट कंक्रीट या फिर RCC। अंग्रेजी में इसी को ही रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। सामान्यतः जो प्रबलन इस्पात होता है, अर्थात कंक्रीट में जो इस्पात मिलाते हैं, वो 0.7% से 4% क्षेत्रफल पर रखी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में बहुत अधिक सामर्थ्यवान होती है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, परंतु तनन में नहीं, अर्थात टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। तो तनन में सामर्थ्य प्रदान करने के लिए हमें इसमें इस्पात की छड़ें मिलानी पड़ती है। इसीलिए RCC में टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों ही प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट होती है, अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से आ जाएंगे यानी RCC में? सबसे पहला तो हमारे पास सीमेंट ही है, उसके बाद जो बारीक मिला हुआ है बालू यानी कि बदरपुर, दूसरा मोटे मिला हुआ है जैसे कि कंकड़ पत्थर या ईंट के रोड़े, उसके अलावा पानी और फिर इस्पात की छड़। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया? प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी RCC, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट या RCC। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट के ग्रेड। तो कंक्रीट को विभिन्न अनुपातों में तैयार किया जाता है और उनकी संपीड़न सामर्थ्य की ज़रूरत के हिसाब से उनके गुण व सामर्थ्य को डिसाइड किया जाता है। ये कंक्रीट के ग्रेड कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रबलित इस्पात छड़ों का व्यास व आकार, अर्थात जो कंक्रीट में हम इस्पात मिलाते हैं उनके छड़ों का व्यास क्या होना चाहिए, आकार क्या होना चाहिए, ये देख लेते हैं। तो न्यूनतम सतही क्षेत्रफल पाने के लिए यानी जो मिनिमम कॉन्टैक्ट एरिया है उसको प्राप्त करने के लिए तथा उत्केंद्रता दूर करने के लिए इस्पात की राउंडेड छड़ों का यानी जो गोल छड़ें होती हैं उनको उपयोग में लाया जाता है। इस्पात की छड़ें 6 mm से 50 mm तक मिलती हैं, यानी जो हमारी स्टील की रॉड हैं उनकी जो डायमीटर है वो 6 mm से लेकर 50 mm तक की साइज़ की होती हैं और ये 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, ठीक है, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, ठीक है, यानी 22 mm तक दो के अंतर में बढ़ रही हैं। फिर 25 mm, उसके बाद 28 mm, फिर 30 mm, फिर 36 mm, फिर 45 mm और फिर 50 mm के डायमीटर में मिल सकती हैं। बाज़ार में 40 फीट लंबाई में स्टील मिल जाती है आसानी से, ठीक है, स्टील बारस मिलती है। अब जो प्रबलित सीमेंट है यानी RCC, इसके गुण दोष देख लें। तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट तनन व संपीड़न दोनों में ही अधिक सामर्थ्यवान होती है, इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो। उसके अलावा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट को किसी भी निर्धारित आकार यानी जो RCC है इसको किसी भी निर्धारित आकार जैसे कि आयताकार या वर्गाकार या कोई और आकार बना करके ढाला जा सकता है। RCC पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे कि बारिश, कोहरा, धुंध इत्यादि। इसके अलावा इसकी क्वालिटी बरकरार रहे तो इसकी आयु लंबी रहती है। इसमें अग्निरोधन क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है और इस्पात का संकुचन तथा बढ़ाव सीमेंट कंक्रीट के बराबर होगा, जिसकी वजह से इसमें किसी प्रकार का कोई तनन प्रभाव नहीं आता है, ठीक है। यह नमी तथा सीलन से गलती सड़ती नहीं है, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट है हमारे पास, इस पर कीड़ों, दीमक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, इसके अलावा इसमें प्रयोग होने वाले सभी पदार्थ एक जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, एक ही स्थान पर इन सबको हम प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है, इसके रचनाओं पर अनुरक्षण व्यय यानी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है लगभग शून्य होता है और ये दीर्घायु और लेस कॉस्ट वाली, ठीक है, साबित होती हैं। पर फिर भी इसमें कुछ दोष तो हैं, जैसे कि वांछित आकार में ढालने के पश्चात फिर इसे किसी और आकार में बदलना संभव नहीं होता है। ठीक है, एक बार अगर इसे आकार दे दिया फिर सोचें किसी और आकार में बना लें तो पॉसिबल नहीं है। रचनाओं के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लेक्स शेप को बनाना सामान्य वर्करों की बस की बात नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी के जो अवयव हैं, ये डिजाइन में काफ़ी सूझबूझ तथा व्यवहारिक ज्ञान की ज़रूरत है और जो कि पूर्णतया भिन्न प्रकार के पदार्थ का संयोजन है। आरसीसी अलग है, स्टील अलग है, इनको आपस में मिक्स करना, ठीक है, वाकई एक नॉलेजेबल वर्क होता है। इसके अलावा जो मिक्सर और वाइब्रेटर्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, जिनकी आवश्यकता पड़ती है आरसीसी को बनाने में। ठीक है, कहीं भी क्रैक आने के बाद उनकी रिपेयरिंग बहुत कठिन करनी पड़ती है। इसके मिलावों को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो हमारे कंक्रीट्स के कंपोनेंट्स हैं, रेत, बालू, कंकर, ठीक है, और रोड़ी, इनको रखने के लिए बहुत सारे स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में इस्पात क्षणों का प्रयोग। तो जो सीमेंट कंक्रीट को सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए इस्पात एक आदर्श प्रबलित पदार्थ माना गया, यानी जो स्टील है ये एक आइडियल मटेरियल है जो किसी कंक्रीट को रेनफोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इस्पात प्रचुर मात्रा में हर जगह उपलब्ध होता है और इसका जो प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है, वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², जो कि बहुत अधिक होने की वजह से काटना, मोड़ना, हुक बनाना, वेंट करना यानी मोड़ना आदि जटिल प्रक्रियाएँ आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, कंक्रीट का संपीड़न गुणांक इस्पात के गुणांक के लगभग बराबर होता है। इस वजह से तापमान के बदलने पर भी इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंक्रीट सेट होने के बाद इस्पात के साथ अच्छी पकड़ बना लेता है। यदि इस्पात पूरी तरह से कंक्रीट में दब जाए तो उस पर जंग नहीं लगता, क्योंकि कंक्रीट क्या है, एल्कलाइन यानी कि क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, स्टील कई अन्य पदार्थों की तुलना में कई ज़्यादा गुण रखता है और स्टील की जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, अब जो हमारी आरसीसी है, इसके कार्य क्या क्या हैं ये देखना है। ठीक है, तो इस्पात की छड़ें निम्न उद्देश्य से आरसीसी में प्रयोग की जाती हैं। पहला, आरसीसी स्ट्रक्चर्स के एकदम तुरंत गिरने से पहले इस्पात इसकी जानकारी दे देता है। ठीक है, यानी जो आरसीसी स्ट्रक्चर है ये गिरने वाला है, इसके तुरंत पहले हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। इस्पात फेल होने से पहले वेंड होकर जानकारी दे देता है, क्योंकि वो झुकना शुरू कर देता है। ठीक है, संपीड़न बल वाले उदाहरण में इस्पात ही संपीड़न बल झेलती है अगर इसका इस्तेमाल संपीड़न जोन में हो। ठीक है, तापमान के बदलाव से जो तनाव उत्पन्न होते हैं वो भी इस्पात के प्रयोग से आसानी से देखा जा सकता है, यानी जो टेम्परेचर चेंज की वजह से इसमें वेरिएशंस आते हैं वो भी हमारा स्टील आसानी से इसकी जानकारी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुरंत चोट के कारण लगने वाले झटके भी इस्पात आसानी से झेल लेता है और दरारों का बनना भी इस्पात के द्वारा कम हो सकता है। ठीक है, अब है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के क्षय के कारण, यानी डिकम्पोजिशन क्यों होता है इनका। तो जैसा कि हम जानते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से कॉस्ट किए जाते हैं, परंतु फिर भी किन्हीं कारणों से इसमें डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है, जो निम्नलिखित कारण है। पहला है, कंक्रीट में सही संघनन ना हो पाने में इसकी कमी रह जाती है और इस्पात पर जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी अगर सही से कंडेंस नहीं हो पा रहा है स्टील हमारे कंक्रीट के साथ तो फिर इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
इस्पात पर जंग लगने के पश्चात यह कंक्रीट के साथ अपना बंधन खो देता है। यानी जब एक बार इस स्टील में जंग लग गई तो इसका कंक्रीट के साथ जो बॉन्डिंग है वो कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप कंक्रीट फर्श पर टूटकर गिरने लगती है, ठीक है, और फिर इस्पात धीरे धीरे हवा के संपर्क में आने से इसका क्षय होना शुरू हो जाता है। तापमान में बदलाव होने की वजह से आरसीसी मेंबर्स में क्रैक्स भी आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। आने वाले बल का सही डिजाइन ना करना भी क्षय का कारण है। यानी जब हम आरसीसी को निर्माण कर रहे होते हैं तो हम जो उस पर बल लगने वाला होता है, अगर उसका प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं कर पाते तो भी हमारा डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अत्यधिक महीन बालू भी कंक्रीट की सामर्थ्य को कम कर देते हैं। इसीलिए हमें बालू की जगह बदरपुर यानी मोरंग का उपयोग करना चाहिए इसको बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर सही तरीके से इस पर कवर न दिया जाए तो कंक्रीट अपनी सामर्थ्य खो देती है और संरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे एग्रीगेट्स हैं जो हम मिला रहे हैं इसमें, इनकी क्वालिटी ठीक ना होने पर या फिर तराई सही ढंग से ना होने पर, इन सब कारणों से जो हमारी आरसीसी है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, क्षरण होना शुरू हो जाता है। अब जो हमारी आरसीसी है इसके जो घटक हैं इनका मापन किस प्रकार से करना चाहिए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, कंक्रीट तैयार करने के लिए इसमें प्रयुक्त घटकों की मात्रा का मापन करना चाहिए। जैसे सीमेंट है तो सीमेंट को हमेशा भार के अनुरूप मापा जाता है, ठीक है, यानी वेट में। सीमेंट वैक्स में उपलब्ध होता है और इसमें एक बैग का वजन 50 kg होता है। सीमेंट के 30 बैग 1 मीटर क्यूब आयतन के बराबर होते हैं। और सीमेंट को आयतन के अनुसार इसलिए नहीं नापते क्योंकि 1 मीटर क्यूब का भार 1120 kg होता है, जबकि यही अगर अच्छे रूप से दबा कर भरा जाए तो 1620 kg तक का सीमेंट आ सकता है, ठीक है। अतः सीमेंट का मापन हमेशा भार में लिया जाता है, क्योंकि जब क्यूबिक यूनिट्स में इसको मापेंगे तो उसमें ज़्यादा मात्रा में सीमेंट आ जाएगी। दूसरा है महीन मिलावा, यानी जो फाइन एग्रीगेट है, ठीक है, इसमें हम बालू के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। मोरंग यानी जो बदरपुर है उसका। बालू का मापन करते समय हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि 4% नमी पर इसके आयतन में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अतः बालू बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ठीक है, यानी जब बालू इसमें मिला रहे हैं तो बालू क्या होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। बालू को मापने के लिए लकड़ी या लोहे का बॉक्स प्रयोग में लाया जाता है। एक बॉक्स में 0.034 मीटर क्यूब बालू आ जाता है। पूर्णतः सूखे बालू के 1 मीटर क्यूब का भार 1600 kg तक होता है, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में 1600 kg तक बालू आ जाता है। फिर है मोटा मिलावा जो गिट्टी है, इसका मापन भार या आयतन दोनों में ही हो सकता है। गिट्टी को बालू वाले बॉक्सों में भरकर मापा जाता है। यदि 13 मिलीमीटर गिट्टी है तो इसका भार 1920 kg होगा। उसके बाद है पानी, तो इसका मापन भार में सामान्यतः करते हैं लीटरों के अनुसार, मानक पात्र बना लेते हैं, ठीक है। अब चाहे वो बड़ी सी बाल्टी हो या कोई और ड्रम हो जिसकी सहायता से हम इसको मापते हैं, ठीक है। फिर है इस्पात, इसका मापन भार के अनुरूप करते हैं। सामान्यतः यह कुंटल में मापी जाती है। इस्पात छड़ों का घनत्व 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये निम्न ग्रेड में बाज़ार में उपलब्ध होता है, जैसे कि फेरस 250, फेरस 350, फेरस 415, फेरस 500 और फेरस 550। सामान्यतः एक छड़ 40 फीट लंबाई में उपलब्ध होती है, ठीक है। तो ये हमारे जो सीमेंट के आरसीसी के कंपोनेंट्स हैं, इनका मापन हम कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स के द्वारा, और इस प्रकार से हम एक एप्रोप्रिएट आरसीसी का निर्माण कर सकते हैं। तो सीमेंट का मापन हमेशा केजी में करते हैं, ना कि आयतन में, क्योंकि आयतन में ये केजी की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं, ठीक है। और जो हमारा पानी है इसको भी लीटर के अनुसार मापते हैं। इस्पात को हमेशा वेट के अनुसार मापा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये हमारा जो सीमेंट और फिर लास्ट में आरसीसी का रिवीजन इस चैप्टर के अंतर्गत हुआ। तो इस चैप्टर में यहीं तक, और इस प्रकार से आज हम अपने सिलेबस में पूर्णतः सफल होते हैं। और अब आप लोग इसको रिवाइज करें, और सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा कि पहले इसे आप एक बार सुनें, ठीक है,
और देखें। उसके बाद PDF के द्वारा पहले अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाएं, फिर उन्हें बाद में इसे रिवाइज करें। तो इस प्रक्रिया से ये पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सब्जेक्ट पर पकड़ भी बनेगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।